Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू इन्फिनिटी IQ प्लस। आज जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है चैप्टर 3 क्लास 11 केमिस्ट्री से, और ये चैप्टर आज हम फिनिश करेंगे NCERT सॉल्यूशन के साथ। ये वीडियो लेक्चर ज़्यादा लेंदी तो नहीं होगा क्योंकि आज के लेक्चर में एक दो ही लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं जिसको हम कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आया या नहीं आया। अब हम ट्राई करेंगे कि सितंबर में जो आपके एग्जामिनेशंस हैं, मिड टर्म एग्जामिनेशंस हैं, उससे रिलेटेड हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं सभी सब्जेक्ट की, ताकि आपके डाउट्स हम रियल टाइम पे क्लियर कर पाएँ। सभी बच्चों के डिफरेंट डाउट्स हैं जो कि इन वीडियो लेक्चर से शायद उनके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रह रहा है, तो हम ट्राई करेंगे कि लाइव लेक्चर के थ्रू चैप्टर वाइज आपके डाउट्स क्लियर करें। तो लाइव लेक्चर का नोटिफिकेशन चैनल पे आ जाएगा, चैनल को आप चेक करते रहिए और जो भी सब्जेक्ट के जो भी टीचर्स आपके साथ लाइव कनेक्ट कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट कीजिए और अपने डाउट्स रियल टाइम पे आप ज़रूर अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से और एंड करेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे। लास्ट 3 वीडियो लेक्चर जो इस चैप्टर पे अपलोड किया गया उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक ऑलरेडी कवर किया हुआ है। इस वीडियो को देखने से पहले उन तीनों को आप ज़रूर जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, राइट। और वीडियो के एंड में भी इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यदि हम बात करें चैप्टर 3 की, कि चैप्टर 3 में एक ऐसा क्वेश्चन जो मेजॉरिटी ऑफ स्कूल, चाहे वो पब्लिक स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, उसमें आता ही है, तो ये वो क्वेश्चन है। पहले ही मैंने आपको बताया कि SPDF चारों ब्लॉक की आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ज़रूर याद करेंगे। प्लस ये जो क्वेश्चन है 31, मेजॉरिटी ऑफ स्कूल में आप देखोगे ये क्वेश्चन तो फर्स्ट टर्म में या फाइनल में आना ही है। अब इसमें क्या है कि कुछ एलिमेंट्स गिवन है, टोटल 6, और उन 6 एलिमेंट्स को हमें इन 6 के साथ मैच करना है। कुछ कंडीशंस गिवन है, उनके साथ हमें इसे मैच करना है, राइट। देखो इसमें गिवन क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें गिवन क्या है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यदि कोई मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन वो एक बार में लूज़ नहीं करेगा, वो एक सक्सेसिव एमिशन होगा। पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कराओगे, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, और दोनों में आपको 2 बार एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ यही गिवन है कि इन 6 एलिमेंट्स से रिलेटेड उनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इन 6 को इन 6 कंडीशन से मैच करना है, जिसमें फर्स्ट है, इन 6 में से पूछा गया द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, राइट। देखो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट वो होता है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो, क्योंकि इनर्ट गैस ही पीरियोडिक टेबल में लीस्ट रिएक्टिव है, और इनर्ट गैस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, वो पॉजिटिव। मैं अभी थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूँ, डिटेल आगे के 2 स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का हमने पता लगा लिया, ये हमारा 5th है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव। मोस्ट रिएक्टिव मेटल वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब जहाँ एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कराने में हम सबसे कम एनर्जी देंगे। तो अब देखो फर्स्ट आंसर एंथैल्पी सबसे कम किसकी है, 419। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, लाइक पोटेशियम टाइप। द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, इसमें आप देखो नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, जिसकी डेल्टा Eg सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होगा। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव आपको डेल्टा Eg किस में मिल रहा है, थर्ड में, लाइक फ्लोरीन। तो हम इसे थर्ड से मैच कर लेंगे। और दूसरा नॉन मेटल की कंडेंसर वाला कौन सा एलिमेंट है, 295, मतलब सेकेंड जो एलिमेंट है नॉन मेटल जो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहा है आफ्टर 328 इज़ 295। तो सेकेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल में हम 295 वाले को टिक कर सकते हैं। मतलब यदि एलिमेंट्स की बात करें तो ये एक इनर्ट गैस हो जाएगा। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स में 419 वाला वो पोटेशियम लाइक एलिमेंट कोई हो जाएगा। नॉन मेटल जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो फ्लोरीन होगा। आयोडीन जो सबसे कम रिएक्टिव है उसके अकॉर्डिंग ये जो मैच हम एक कर पा रहे हैं। और इसके बाद 2 ऑप्शन बच गए और 2 क्वेश्चन है। द मेटल विच कैन फॉर्म स्टेबल बाइनरी हैलाइड ऑफ फार्मूला MX2। स्टेबल बाइनरी हैलाइड वही मेटल बनाएगा जो 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर सकता है। अब देखो एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो आसानी से लूज़ कर रहे हैं, बट सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज़ कराने में हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यहाँ देना पड़ेगा। तो अब ऐसा मेटल आप सर्च करो जो 2 इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली कम ही एनर्जी पे आसानी से लूज़ कर दे, तो आपको मेटल दिखेगा 6, 738 एंड 1451।
ये एक ऐसा मेटल है जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली कम ही एनर्जी सप्लाई करने पे लूज़ कर रहा है। तो इसकी मैचिंग जो बाइनरी हैलाइड वाले की मैचिंग किसके साथ हो जाएगी, 6 के साथ। और एक ऐसा मेटल जो फॉर्म करता है प्रीडोमिनेंटली स्टेबल कोवैलेंट हैलाइड। देखो स्टेबल कोवैलेंट हैलाइड वही मेटल बनाएगा, हालांकि ऑप्शन एक ही बचा है, इसको 1 से मैच आप कर सकते हो, बट लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, स्टेबल प्रीडोमिनेंटली स्टेबल कोवैलेंट हैलाइड वही मेटल बनाएगा जिसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लोअर है और सेकंड कुछ ज़्यादा ही हाइयर है, 7300। जैसे कि लिथियम में टेंडेंसी है कोवैलेंट हैलाइड बनाने की, जो कि फजान्स रूल में बताया भी जाता है कि यदि कैटायन का साइज छोटा है तो वो सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर का कंपाउंड बना सकते हैं। तो इन 6 को 6 से मैच करने का क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, या कई बार इसको कस्टमाइज़ करके 3 से 3 मैचिंग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको प्रैक्टिस 6 से 6 की मैचिंग की ही करना है। यदि इसको कस्टमाइज करके टीचर आपसे 3 से 3 मैच करने को बोले तो ये और भी आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को समझने के बाद। इनकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आगे के स्लाइड्स में है। जैसे फर्स्ट वाले में क्या था, जो 5th एलिमेंट है हमारे लिस्ट में उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या शो करेगा, यदि किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, इट मीन्स कि उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ऐसा इनर्ट गैसेस के केसेस में होता है और वो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। सेकेंड एलिमेंट, इसमें हमने क्या देखा कि उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है, और जिसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, लाइक पोटेशियम, राइट। देखो साथ साथ रीज़न पे भी हम फोकस करेंगे तो सिमिलर क्वेश्चन भी आते हैं, तब भी आप आसानी से कर पाओगे। आपको सिर्फ आंसर लर्न नहीं करना है, कॉन्सेप्ट भी साथ साथ सीखना है। द एलिमेंट 3 विच हैज़ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वेरी हाई, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे नॉन मेटल में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है, तो वही होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। और उसके बाद सेकेंड मोस्ट कौन सा था, 4th एलिमेंट 328 के बाद वो था जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव थी, जैसे कि आयोडीन, तो उसको हमने उससे मैच कर लिया। फिर बोला गया कि एक ऐसा मेटल बताओ जो 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ करके MgCl2 टाइप कंपाउंड बना लेगा, MX2 टाइप, जो प्रीडोमिनेंटली स्टेबल बाइनरी हैलाइड बनाएगा। तो वो 6 था, क्योंकि 6 वाले मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कराना कॉम्पैरेटिवली ईजी है। और लास्ट एक ऐसा मेटल बताना था हमें जिसमें प्रीडोमिनेंटली स्टेबल कोवैलेंट हैलाइड बनाने की टेंडेंसी है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है कि उसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लोअर होना चाहिए और सेकंड बहुत ज़्यादा हाइयर होना चाहिए, जैसा कि लिथियम में होता है। और वो कौन से नंबर पे था, फर्स्ट पे। तो 6 को 6 से मैच करना यदि हमने सीख लिया तो 3 से 3 को भी कर लेंगे, 4 से 4 को भी कर लेंगे। कॉन्सेप्ट बस याद रखना है। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट वो होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। मोस्ट रिएक्टिव मेटल वो होगा जिसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी, राइट। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी। बाइनरी हैलाइड कौन बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन लूज़ करेगा, जिसकी फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कॉम्पैरेटिवली लोअर हो। तो ये सब कॉन्सेप्ट माइंड में रहते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन ये नहीं आके कुछ सिमिलर भी पूछा जाए तब भी आप आसानी से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। नेक्स्ट, फार्मूला मेकिंग का एक सिंपल सा यहाँ कॉन्सेप्ट है कि प्रिडिक्ट द फार्मूला ऑफ स्टेबल बाइनरी कंपाउंड। जब 2 एलिमेंट, एक कैटायन और एक एनायन, या 2 एलिमेंट मिलके कोई कंपाउंड बनाते हैं तो बाइनरी कंपाउंड होंगे। दैट वुड बी फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट। अब जैसे लिथियम एंड ऑक्सीजन, इसमें थोड़ी वैलेंसी का नॉलेज होना चाहिए। लिथियम एक अल्कली मेटल है, उसकी वैलेंसी है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है 2। वैलेंसी को आप इंटरचेंज करो और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Li2। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और लिथियम की क्या है 1, तो लिथियम ऑक्साइड बन जाएगा। सेकंड पे आते हैं मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। मैग्नीशियम एक एल्कलाइन अर्थ मेटल है, मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2 और नाइट्रोजन की है 3। इंटरचेंज करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड, राइट। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम एंड आयोडीन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है 3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। और आयोडीन या कोई भी हैलोजन सिंगल वैलेंसी के साथ होंगे। इनको एक्सचेंज करेंगे तो क्या आएगा Al(I3). एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3 और आयोडीन की क्या है 1, तो Al(I3) एल्यूमिनियम आयोडाइड बनेगा। नेक्स्ट, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। अब सिलिकॉन कार्बन की तरह टेट्रावैलेंट है, तो सिलिकॉन Si
ऑक्सीजन O, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और सिलिकॉन की 4। जब ऐसे सिचुएशंस आएंगे तो दोनों में जो भी टर्म कॉमन है आप उसे कॉमन भी जरूर लेंगे, और कॉमन लेने के बाद फॉर्मूला क्या आ जाएगा, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे सैंड या सिलिका भी बोलते हैं। फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड, इसमें ऑलरेडी हिंट गिवन है कि फॉस्फोरस क्योंकि वेरिएबल वैलेंसी शो कर लेता है, उसका ट्राइक्लोराइड भी होता है, पेंटा भी। यहाँ मेंशन है कि हमें पेंटा ही लेना है, और हैलाइड तो मोनोवैलेंट होते हैं। तो फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड से क्या बन जाएगा, नंबर ई को हम मैच करेंगे तो PF5, यही लिखा होता है ट्राईफ्लोराइड, तो PF3 कर लेते हैं। और लास्ट एक एलिमेंट 71 पे क्या होता है, ल्यूटेटियम। लैंथेनम से ल्यूटेटियम तक जो लैंथेनॉइड सीरीज है उसमें ये है ल्यूटेटियम, और ल्यूटेटियम या कोई भी लैंथेनॉइड वेरिएबल चार्जेस शो करते हैं, बट उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल चार्ज क्या होता है, +3 वाला। तो ल्यूटेटियम की वैलेंसी आप 3 मान लो और फ्लोरीन की है 1, इंटरचेंज करने पे क्या बन जाएगा, LuF3, राइट। तो फार्मूला मेकिंग का कॉन्सेप्ट क्लास 9 से ही स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमें कैटायन और एनायन की वैलेंसी का नॉलेज होना चाहिए। और यदि कैटायन और एनायन की वैलेंसी का नॉलेज है और उसे हमने इंटर एक्सचेंज करना सीख लिया, तो फार्मूला क्या आ जाएगा, A3B2। इस तरीके के कंपाउंड हम आसानी से बना सकते हैं। तो फार्मूला मेकिंग पे भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब आगे के जितने भी आपको क्वेश्चन देख रहे हैं 33 to 40, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका डायरेक्ट आंसर भी आप समझ सकते हो, बट थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट इन बिटवीन आएगा वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, राइट, ताकि सिमिलर क्वेश्चन भी एग्जाम में आए तो आप आसानी से उसे डील कर पाओ। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ, अब देखो मैंने बताया था पोजीशन असाइनिंग में कि नंबर ऑफ पीरियड्स 7 है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और ऑर्बिट भी कितने होते हैं, 7। ऑर्बिट n = 1 2 3 4 5 6 7, ये सब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 KLMN OPQ। और किसी भी एलिमेंट्स में, किसी भी एटम में जितने ऑर्बिट्स होंगे वही उसका पीरियड नंबर होगा, और ये ऑर्बिट्स के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स को असाइन करने का काम करेगा। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ईच पीरियड्स बिगिन विद द फिलिंग ऑफ अ न्यू शेल, राइट। द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑप्शन 3rd में गिवन है, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये सेम होते हैं। जैसे सोडियम 281 है, 3 ऑर्बिट है, तो ये 3rd पीरियड का एलिमेंट होगा। कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन है 2882, 4 ऑर्बिट हैं, ये 4th पीरियड। अब किसी में 7 ऑर्बिट हैं तो वो 7th पीरियड। 7 से ज़्यादा ऑर्बिट होंगे नहीं, क्योंकि एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, 118। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इनकरेक्ट। अब ऐसे क्वेश्चन से क्या बेनिफिट है कि एक सही ऑप्शन होगा जो इनकरेक्ट होगा, बाकी 3 सही पॉइंट भी आपको ये सिखा के जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन गिवन है कि द P ब्लॉक हैज़ 6 कॉलम। P ब्लॉक 6 कॉलम का मतलब क्या, वर्टिकल कॉलम्स को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रुप, क्योंकि P में हम 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इसके 6 कॉलम भी होंगे। कैन ऑक्यूपाई ऑल द ऑर्बिटल इन अ P सबशेल, ये तो करेक्ट ही ऑप्शन लग रहा है। द D ब्लॉक हैज़ 8 कॉलम। अब यहाँ पे देखो एक मिस्टेक है, D में इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल होते हैं, 10, तो D के ग्रुप्स भी कितने होते हैं, 10। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक D ब्लॉक है, जितने इलेक्ट्रॉन आप सबशेल में फिल करोगे पीरियोडिक टेबल में उसके उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। तो यहाँ लिखा है 8, मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ गलत है। बाकी स्टेटमेंट को भी पढ़ लेते हैं। ईच ब्लॉक कंटेन अ नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई द सबशेल। जैसे मैंने आपको बताया कि S में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो इसके ग्रुप भी कितने होंगे, 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। P में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, 6, तो इसके ग्रुप भी होंगे 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18। D में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 10, तो इसके ग्रुप भी कितने होंगे, 10। ये स्टार्ट होगा ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक। जितने इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हो सबसेल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसके ग्रुप्स भी उतने ही होंगे। और F में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14। अब F ब्लॉक में भी देखो तो 14 एलिमेंट्स लैंथेनॉइड्स के और 14 किसके हैं, एक्टिनॉइड्स के। तो ये भी एक करेक्ट पॉइंट है। द ब्लॉक इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्योंकि वो एक्चुअली L की जो वैल्यू है एजीमुथल की वो है 0 1 2 3 SPDF।
पीरियड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड था, लेकिन ब्लॉक तो एजीमुथल से ही रिलेटेड है, क्योंकि एसपीडीएफ के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन से ग्रुप कौन से ब्लॉक का होगा बहुत इजीली। तो बाकी पॉइंट तो सही लग रहा है, बट डी में 10 होना चाहिए और 8 गिवन है, तो यही हमारा इनकरेक्ट पॉइंट है। ऐसे क्वेश्चन से क्या होता है कि आपने ऑप्शन आइडेंटिफाई कर लिया, बाकी 3 सही पॉइंट होंगे तभी एक इनकरेक्ट होगा, तो उन 3 सही पॉइंट से भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो चैप्टर रिलेटेड मिल ही जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35th क्वेश्चन है, एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंसेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल इफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही लूज होते हैं, वही गेन होगा या उसकी शेयरिंग के थ्रू केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है इन 4 में से जो इफेक्ट नहीं करता वैलेंस सेल को। अब देखो इसमें सिंपल 4 ऑप्शन दिया है कि वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही तो पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं। न्यूक्लियर चार्ज वो भी इन्फ्लुएंस करेगा कि चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बट गेन कराने पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। न्यूक्लियर मास, अब न्यूक्लियर मास से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि मास का कोई इम्पैक्ट इस पर नहीं आएगा। चार्ज का आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट का आ जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन्स का आएगा, क्योंकि ये स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट शो करेंगे। बट न्यूक्लियर मास का कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आएगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। हम देखो सोडियम के एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम इज 281, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर पा रहा है, तो यहाँ न्यूक्लियर चार्ज इम्पैक्ट करेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता लगाओगे। कोर इलेक्ट्रॉन कभी कभी पुअर शील्डिंग शो करने में हेल्प करेंगे, तो ये सब इन्फ्लुएंस करेंगे। अब यहाँ आप 3 चीज़ ये भी सीख रहे हो कि क्या 3 ऐसे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, और कौन सा ऐसा फैक्टर है जो नहीं करेगा। तो जो नहीं करेगा वो तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बट बाकी 3 ऑप्शन से आप ये सीख रहे हो कि ऐसे 3 पॉइंट कौन से हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, न्यूक्लियर चार्ज एंड नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। F माइनस Na प्लस इज इफेक्टेड बाई, अब देखो साइज, यदि F माइनस की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, F में वैसे तो इलेक्ट्रॉन 9 होते हैं, बट माइनस से 10 हो गए, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 28, और यहाँ साइड में लिख लेते हैं इसका न्यूक्लियर चार्ज प्लस का 9। नियॉन ये भी होगा 28, बट न्यूक्लियर चार्ज प्लस का 10। न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन लूज गेन करने से चार्ज तो आ जाएगा, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में उतने ही होंगे जितना कि एटॉमिक नंबर है। Na प्लस करेंगे, ये भी क्या आ जाएगा 28, ये भी कितना आ गया प्लस का 11। तो अब देखो यदि सब में नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है, तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा हायर होगा वो साइड में सबसे छोटा हो जाएगा। द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़, ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं, क्योंकि इनमें सब में इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स ईच। तो इसका साइज किससे इफेक्टेड होगा, न्यूक्लियर चार्ज से इफेक्टेड होगा। जैसा मैंने बताया कि सब में 2 ही ऑर्बिट हैं, Kl ही हैं, तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होगा वो साइज में सबसे छोटा हो जाएगा। फिर इससे बिगर कौन सा हो जाएगा नियॉन, और सबसे बिगर कौन सा हो जाएगा फ्लोरीन माइनस। तो न्यूक्लियर चार्ज हियर इज़ द मेन फैक्टर, बाकी सबका इन्फ्लुएंस उस पर नहीं आता है, क्योंकि जब नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के कारण या किसी भी रीज़न से, तो जिसकी न्यूक्लियर चार्ज हायर होगी उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो यहाँ न्यूक्लियर चार्ज सबसे बड़ा फैक्टर है टू असाइन द साइज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये फिर वही बेनिफिशियरी क्वेश्चन है कि इनकरेक्ट एक ऑप्शन होगा, लेकिन बाकी 3 तो करेक्ट ऑप्शन दिए होंगे, तो वो 3 करेक्ट ऑप्शन आयोनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड एक रियल फैक्ट्स भी होगा। पहला, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। अब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज भी होगा न्यूक्लियस पे, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होगी। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सपीरियंस ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस में, इनर्ट गैस में ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल है, एंड ऑन रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नीड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी।
सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? मेटल्स की, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और मेटल में भी जो बिगर मेटल्स होंगे वो और ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। उसके बाद नॉन मेटल पे आते हैं। नॉन मेटल की टेंडेंसी है गेन करने की और आप उससे इलेक्ट्रॉन लूज़ करा रहे हो तो आपको थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें कहाँ देना होगा? नोबल गैसेज में। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, हमें चूज़ करना है कि कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है, राइट। एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मार्क्ड बाई अ बिग जंप इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे सोडियम ही है 281, आपने उसका एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा दिया, अब वो 28 हो गया, वो नियॉन की तरह स्टेबल हो गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फिनिश होने के बाद, एंड होने के बाद, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन आप लूज़ कराओगे तो वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से लूज़ कराओगे, और उस केस में बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो सडन जंप हमें देखने को मिलेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। लास्ट क्या गिवन है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल्स बियरिंग लोअर एन वैल्यू इज़ ईजियर दैन फ्रॉम ऑर्बिटल हैविंग हायर एन वैल्यू। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जिसकी एन वैल्यू हायर है उसमें बताया कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो, और छोटा एटम है जिसकी एन वैल्यू कम है, जैसे आप लिथियम और सोडियम, लिथियम में 2 1 है और सोडियम में 281 है। लिथियम में 2 ऑर्बिट हैं, एन वैल्यू इसकी 2 तक जाएगी और सोडियम में 3 तक। तो छोटे मेटल्स का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होगा, मतलब वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस से, और उससे आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कराओगे तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। सोडियम में कम हो जाएगा, पोटेशियम में और कम होगा 2881। तो यहाँ ये उल्टा दिया हुआ है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये तो चौथा पॉइंट है ये बिल्कुल गलत है और 3 पॉइंट सही हैं। तो इसमें हम एक चीज़ सीख रहे हैं कि ये गलत है तो बाकी 3 सही है। 3 रियल फैक्ट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड भी आप साथ साथ सीख रहे हो। इसमें बताया गया कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल बियरिंग लोअर एन वैल्यू इज़ ईजियर, जबकि ये ईजियर नहीं है। छोटे एटम से, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, इलेक्ट्रॉन लूज़ कराना हमेशा बिगर एटम के कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट होता है, ना कि ईजियर होगा, राइट। अब कुछ क्वेश्चन जो ऑर्डर पे बेस्ड है, जहाँ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आप और सीख पाएंगे। कंसिडरिंग द एलिमेंट बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। अब देखो होता है क्या, मेटालिक कैरेक्टर, यदि हम ट्रेंड देखें मेटालिक कैरेक्टर का तो टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज़ होता है और लेफ़्ट टू राइट ये क्या होगा? डिक्रीज़, पीरियोडिक टेबल में, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अभी हमें देखना है इसमें लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम के अकॉर्डिंग, किसी भी पीरियड में आप जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज़ होगा जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे। तो उस केस में इन 3 एलिमेंट को हम अरेंज कर सकते हैं, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। इन तीनों में कंपेयर करें तो पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इसमें मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? पोटेशियम में, उसके बाद मैग्नीशियम में, फिर एल्यूमिनियम में। जबकि ग्रुप में जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता है। तो बोरॉन से ज़्यादा, क्योंकि बोरॉन और एल्यूमिनियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरॉन से एल्यूमिनियम की तरफ, ये ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है तो इससे क्लियरली एल्यूमिनियम बोरॉन से क्या होगा? ज़्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ओवरऑल जो ऑर्डर आया उसमें हमारा पोटेशियम टॉप पे रहेगा, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड देन बोरॉन। अब ऐसा ऑप्शन हम सर्च करें तो आपको डी ऑप्शन ही करेक्ट दिखेगा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड बोरॉन। तो इसमें हमें बस जनरल ट्रेंड्स याद रखना है कि टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, मेटालिक कैरेक्टर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और उसके बेसिस पे ये 4 ऑप्शन गिवन है, एक ऑप्शन आप करेक्ट ईजिली पिक कर पाएंगे। हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन भी इसी ऑर्डर पे बेस्ड हैं, बट प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दिया गया है। अब हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन अलॉन्ग विद सिलिकॉन, और इसमें हमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब मेटालिक कैरेक्टर मैंने क्या बताया था कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, तो नॉन मेटालिक ऑपोजिट है, ये टॉप टू बॉटम ही डिक्रीज होगा और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा। जब आप पीरियड में जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या होगा? डिक्रीज। तो किसी भी पीरियड में आप जाओ, नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपको इंक्रीज होता ही हुआ ही देखेगा लेफ्ट टू राइट। तो इसमें हम यदि एक सेम पीरियड के अंदर जा रहे हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, तो आप लेफ़्ट से राइट जाओगे। ये ग्रुप 13 में है, 14, 15, 17, तो फ्लोरीन क्या हो जाएगा? इसमें सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा, उसके बाद नाइट्रोजन, देन कार्बन एंड देन बोरॉन। बट यहाँ सिलिकॉन भी है, तो सिलिकॉन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? कार्बन।
कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैनस, प्लम्बम। टॉप टू बॉटम क्या बताया गया, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, मतलब सिलिकॉन से ज़्यादा कार्बन को आप बोल सकते हो कि वो ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा, इसलिए वो पीछे चला जाएगा टॉप टू बॉटम के कारण। विद इन अ ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो कार्बन इज मोर नॉन मेटालिक देन सिलिकॉन, तो इन सबसे पीछे कौन चला जाएगा, सिलिकॉन, क्योंकि ये सब हम सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं और सिलिकॉन थर्ड पीरियड का है टॉप टू बॉटम की तरफ, तो इसकी नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में हमें ये ऑप्शन दिख रहा है कि फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, सिलिकॉन, ऑप्शन थर्ड में। तो टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट यदि ये ट्रेंड का नॉलेज है तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। कुछ एलिमेंट्स एक पीरियड के होंगे, पहले आप उनका ऑर्डर बना लीजिए और उसके बाद ग्रुप वालों का उससे ज़्यादा या कम होगा डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी गिवन इन द क्वेश्चन। ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर था, तो पहले जितने भी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट थे उसका हमने लेफ़्ट टू राइट वाले ट्रेंड से एक ऑर्डर बना लिया और सिलिकॉन टॉप टू बॉटम वाले ट्रेंड को फॉलो किया, तो वो सबसे पीछे हो जाएगा। सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कौन सा होगा, फ्लोरीन, और सबसे कम कौन सा होगा इस क्वेश्चन में, सिलिकॉन। चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, चारों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। इसमें हमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी बताना है इन टर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, राइट। अब इसमें भी हम देखो F, O और N ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, जबकि क्लोरीन थर्ड पीरियड का और वो ग्रुप 17 से हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि विद इन अ पीरियड जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है होता है वो इंक्रीज़ होगा लेफ़्ट टू राइट। अब लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होगा तो इसमें हम इन तीनों को देखते हैं, क्योंकि यही आपको लेफ़्ट टू राइट एक पीरियड के अंदर मिलेंगे सेकेंड में। ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन की, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट ये इंक्रीज़ हो रहा है। फ्लोरीन ग्रुप 17 का एलिमेंट है, उसके बाद ऑक्सीजन और फिर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है और ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है। फिर अब एक एलिमेंट जो बच गया वो है क्लोरीन, वो हेलोजन ग्रुप का ही है जनरली, और क्लोरीन अब हम आते हैं विद इन अ ग्रुप। ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इस केस में क्या होगा, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैन क्लोरीन, और फर्दर जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, तो ऑक्सीजन भी स्ट्रॉन्गर किससे हो जाएगा, क्लोरीन से। 10 ओवरऑल जो डिक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा उसमें पहले आ जाएगा F, फिर आएगा O, अब क्लोरीन, क्योंकि उसके बाद नाइट्रोजन यहाँ पे आएगा, राइट। F और O क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इसलिए FOCl अब कौन से ऑप्शन में ये गिवन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन, तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखो आजकल के एग्जामिनेशन में और आगे फ्यूचर में भी अब जितने भी एग्जामिनेशन आपके होंगे उसमें MCQ ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि CUET प्रिपरेशन हो, JEE हो, नीट हो, उसमें ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आते हैं, असर्सन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। तो एकेडमिक सिलेबस के पेपर में भी, चाहे वो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम हो या फाइनल एग्जामिनेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने की ही प्लानिंग है गवर्नमेंट की। तो बेटर रहेगा कि हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है उसको भी ध्यान से समझें, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस भी आएंगे तो कॉन्सेप्ट इसी टाइप का अप्लाई होगा। तो आज हमने फिनिश किया NCERT का चैप्टर 3। हमारे पोर्टल पे, चैनल पे आपको चैप्टर 1 और 2 के भी NCERT सोल्यूशन अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चैप्टर 3 हमने अब फिनिश कर लिया। चैप्टर 4 के कुछ लेक्चर हम वैसे अपलोड करेंगे और कुछ लेक्चर्स में हम लाइव आपके साथ कनेक्ट करेंगे रियल टाइम में आपका डाउट क्लियर करने के लिए। तो आज का वीडियो लेक्चर यही फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। कमेंट में कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। Follow and subscribe us for more.